हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का मुश्किल से अब 5 से 6 दिन बचे हैं, क्योंकि 2 दिन तो आपके ट्रैवल में लगेंगे, क्योंकि इतनी सरल तो रही नहीं है परीक्षा। लगभग 300 से 400 किलोमीटर सामान्य छात्रों को यात्रा करनी पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यात्रा कैप्सूल ही बना दिया है, ताकि आप कम से कम 2 से 3 घंटे में जितने भी मेजर पोर्शंस हैं उस सारे को कवर कर लें। उसी की पहली कड़ी में यानी 66 बीपीएससी यात्रा कैप्सूल में बिहार की अद्यतन नियुक्तियाँ, वैश्विक सूचकांक। और सूचकांक ये नहीं कि केवल मैं आपको रैंकिंग बता दूँ। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप वीडियो के अंत तक सारे सूचकांक आपको याद हो जाएंगे। भारत का बजट एवं आर्थिक समीक्षा, बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित सारे फैक्ट्स, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट, भारत और बिहार का, कोरोना संबंधित तत्व, बिहार की सरकारी योजनाएं, बजट, आर्थिक समीक्षा, बिहार समसामयिकी, खेल पुरस्कार, बिहार जनगणना, बिहार से मैप से संबंधित सारे प्रश्नों को धीरे धीरे अंत तक जुड़े रहिए, कवर करेंगे। अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा तो बीच वाली ऐड यानी मिड में जो ऐड चलती है वो सारे को हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप एक बार अगर प्लग लगा लें ईयरफोन तो आपको शुरू से लेकर अंत तक कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वैश्विक रैंकिंग देख लेते हैं, इसके बाद बिहार में अद्यतन नियुक्तियां देखेंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, इसको जारी करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें भाग लेने वाले सदस्य हैं 156, और जो प्रथम स्थान जिस कंट्री को प्राप्त हुआ है वो फिनलैंड। अब भारत को स्थान प्राप्त हुए हैं 144। अब हम फैक्ट्स को देखिए, ऐसे मेमोराइज करेंगे कि आपको एग्जाम हॉल तक ये फैक्ट्स याद हो जाएंगे। अब खुशी कब रहेगा व्यक्ति? जब उसमें फन होगा, फन करेगा, यानी कि फिनलैंड में सबसे ज़्यादा फन है, तो नंबर 1 स्थान पे है फिनलैंड। और जब 144 का मैटर हो जिसके साथ, यानी भारत, वो कभी खुश रह सकता है? तो खुशी में की रैंकिंग में भी क्या रहेगा? 144 के आंकड़े पर रहेगा। जारी करने वाली संस्था क्या है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अगर आपके पास सॉल्यूशन रहेगा तभी तो आप खुश रहिएगा। तो खुशहाली का रैंकिंग जारी करने वाला आपको नाम याद हो गया होगा। टोटल 156 कंट्री याद हो गए। फिनलैंड नंबर 1 पे है, याद हो गया। भारत का 144 का आंकड़ा है खुशहाली के साथ। दूसरा चलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक। इकोनॉमिक एंड पीस, नाम में ही पीस लगा है तो याद करने की क्या जरूरत है। इंडिया का स्थान 139 है। और आइसलैंड का नंबर 1 स्थान है शांति में। और ऐसे ही बर्फीली वादियों में क्या रहती है? शांति तो रहती ही है, तो याद रखिएगा। तीसरा देखते हैं, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अभी भी अमेरिका वाले तो आगे हैं, और भारत 40वें स्थान पर है। GIPC इसको जारी करता है, यानी नाम में ही जारी करता जो समूह है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑलरेडी इंक्लूड है। फोर्थ देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, जारी करने वाली संस्था विश्व बैंक है। 190 कुल देश हैं। टी का मतलब होता है कुल टोटल कंट्रीज। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, यानी न्यूजीलैंड ने अपने लैंड पे झंडा गाड़ रखा है नंबर 1 का। और भारत 63वें स्थान पे है। प्रगति हुई है लेकिन अभी भी हम 63वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक, इनोवेशन। इनसीड बिजनेस करती है, बिजनेस में कुछ नवाचार करना होता है। अब नवाचार कहाँ होगा? सबसे अच्छा जहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो, खुशनुमा हो, स्विट्जरलैंड जैसा हो। तो सबसे नवाचार में प्रथम स्थान पे है स्विट्जरलैंड। और भारत का तो 48। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास की जो जारी करता संस्था है उसमें भी सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। स्वीडन नंबर 1 पे है, और इंडिया 117 नंबर पर है।
117 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020, जर्मन वॉच जारी करती है जलवायु सूचकांक, वॉच करते रहती है कि जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है। स्वीडन इसमें भी नंबर 1 स्थान पर है, यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं उसमें स्वीडन काफ़ी आगे है, सतत विकास हो या जलवायु परिवर्तन हो। और इंडिया 9वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक 2020, जो कि अभी 5 दिन पहले जारी हुआ है, यूएनडीपी जारी करती है। नॉर्वे ऐसे सूचकांक में नंबर 1 पर पिछला साल भी था, इस साल भी है। भारत की रैंकिंग थोड़ी सी और बिगड़ गई है, 131 हो गई है, और 2019 वाली रैंकिंग में भारत की रैंकिंग थी 129। तो यह ईयर याद रखिएगा, 2019 पूछे तो 129, 2020 पूछे तो 131। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। अब पत्रकारों के लिए कौन सा बॉर्डर, तो याद रखिएगा कि प्रेस रिपोर्ट जो जारी करती है संस्था, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। बेसिकली एक एनजीओ है। कुल 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। नॉर्वे यहाँ भी प्रथम स्थान पर है। और इंडिया, जहाँ पत्रकारों की स्थिति आप देख सकते हैं, तो रैंकिंग भी क्या रहेगी, उसी हिसाब से रहेगी, 142। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जारी करने वाली संस्था है WEF। कुल 153 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। आयरलैंड ऐसा देश है जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, बहुत कम है। और भारत में तो 111 क्रॉस कर गया है, 112 नंबर स्थान है इसका। हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2020, मतलब किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। इसमें कुल 199 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। जापान का पासपोर्ट याद रखिएगा दुनिया में सबसे ताकतवर है। और भारत 84वें स्थान पर, 84। वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक IMD द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। 63 आंकड़ा है टोटल कंट्रीज का। सिंगापुर नंबर 1 पर है, इंडिया 43। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020, इंसिड इसे भी जारी करती है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, भारत 72 और टोटल जो कंट्रीज थी 132। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। टोटल 167 कंट्रीज हैं। टोटल कंट्रीज नहीं भी याद रहे, कोई बात नहीं। लोकतंत्र में हम शुभ संकेत है हमारे पास कि हम 51 नंबर पर हैं। नॉर्वे नंबर 1। वैश्विक सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डेनमार्क नंबर 1 पर है। मोबिलिटी जहाँ ज़्यादा कहाँ पे है, डेनमार्क में है। और इंडिया की रैंक है 133। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020, इसमें स्वीडन का स्थान है प्रथम और भारत का स्थान है 46। वैश्विक भुखमरी सूचकांक आपको पहले भी बता चुका हूँ। नंबर 1 कंट्री है बेलारूस। इंडिया की रैंकिंग है 94। और दुखद बात है कि इंडिया अफ्रीकी कंट्री सूडान के साथ भुखमरी में रैंकिंग साझा कर रहा है। ये अपने आप में बहुत चिंतनीय विषय है कि हम सूडान के साथ भुखमरी में रैंकिंग साझा कर रहे हैं। तो ये रही इम्पॉर्टेंट रैंकिंग। वैसे रैंकिंग की अगर आप छोटे छोटे रैंकिंग को भी इंक्लूड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाए। एक बार और याद कर लीजिएगा कि खुशहाली की जो स्टेट रैंकिंग जारी होती है इंडिया में, उसमें मिजोरम नंबर 1 पे है, यानी मिजो लोगों को खूब मौज है। नंबर 1 पे है खुशहाली में। अब हम देख लेते हैं बिहार के अद्यतन नियुक्तियाँ। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री इस बार 2 बनाए गए हैं। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से हैं और दूसरी है रेणु देवी, जो कि बिहार के इतिहास में पहली बार महिला डिप्टी CM बनी है। विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। विधान परिषद हैं कार्यकारी अवधेश नारायण सिंह, जो कि पुराने, आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है चुनावों का। दूसरा है विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, यानी विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव RJD के। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस के रूप में जस्टिस संजय करोल की नियुक्ति हुई है अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले।
और वर्तमान मुख्य सचिव हैं दीपक प्रसाद। राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। बिहार के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल हैं ललित किशोर। मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं यानी बीपीएससी, उसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार महाजन। और महिला आयोग के अध्यक्ष हैं दिलमणि मिश्रा। नालंदा विश्वविद्यालय की चांसलर विजय बी भटकर और कुलपति हैं सुनैना सिंह। मानवाधिकार आयोग बिहार राज्य विनोद कुमार सिन्हा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं संजय कुमार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं AR श्रीनिवास। निर्वाचन और निवास मिला के रखिएगा। अब मंत्रिपरिषद देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड रूप में। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास गृह विभाग है, सामान्य प्रशासन है, कैबिनेट है, निगरानी है, चुनाव संबंधी मुद्दे हैं, और जितने भी ऐसे विभाग जिसका आवंटन नहीं हुआ सारे मुख्यमंत्री के पास है। तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के पूर्व डिप्टी CM थे, सुशील मोदी, उनके पास जितने विभाग थे, वित्त, वाणिज्य, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास, सारे इन्हें दे दिया गया है। रेणु देवी पंचायती राज, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण, यानी पंचायतों का, पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, सबका कल्याण करेंगे डिप्टी CM। विजय चौधरी संसदीय कार्य, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क। विजेंद्र यादव ऊर्जा, उत्पाद, निबंधन, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री। शीला देवी परिवहन। अशोक चौधरी भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं शिक्षा। संतोष सुमन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। मुकेश सहनी पशु एवं मत्स्य विभाग। अमरेंद्र सिंह कृषि एवं सहकारिता। रामप्रीत पासवान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। जीवेश कुमार पर्यटन, श्रम, खनन एवं भूतत्व। राम सूरत राय राजस्व, भूमि सुधार और विधि। अब बिहार विधानसभा चुनाव फास्ट फॉरवर्ड रूप में देख लेते हैं। 17वीं विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। 3 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण में 71, दूसरे में 94, तीसरे में 78। आराम से याद रखिएगा, बीच में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था 94 सीट्स पे। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर को रिजल्ट आया। मतदान का परसेंटेज रहा 57.05%। आचार संहिता लागू हुई थी 25 सितंबर 2020 को। कुल विधानसभा की सीटें हैं 243। कितना अच्छा तरीके से हमने फैक्ट कवर कर लिया। इसके बाद सबसे बड़ी पार्टी रही RJD 75 सीट। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, याद रखिएगा। RJD को इस बार 5 सीटों का नुकसान हुआ है। 23.10% इसको मत प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक वोट परसेंटेज RJD का रहा है। JDU को 43 सीट्स मिली है, कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं। इसके बाद सारे पार्टियों का आपको सीट नहीं याद रखिएगा। VIP को 4, हम पार्टी को 4, LJP को 1 और निर्दलीय 1। नोटा को मिले हैं 1.68%, 7,06,252 मत। और फिर AIMIM को 5 सीटें मिली हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोरा और बिहार के निर्वाचन आयुक्त हैं अशोक कुमार चौहान। एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो चुनाव संपन्न हुआ था उस समय ये थे, लेकिन अभी इसमें परिवर्तन हो गया है। 16वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 29 नवंबर 2020 को समाप्त हुआ। इस चुनाव के साथ साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा का उपचुनाव भी संपन्न हुआ था। अगर पूछ ले कि बिहार विधानसभा के साथ किस लोकसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ बिहार में, किस क्षेत्र का, तो वाल्मीकि नगर। यहाँ के विजेता थे सुनील कुमार JDU से। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा है 59.7%, जो कि पिछली बार से कम है। 60.4% पिछली बार था। पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज 54.6% रहा है, पिछली बार 53.3% था। यानी इस डेटा को यहाँ पे याद रखिएगा कि पुरुष मतदान में वृद्धि हुई है, जबकि महिला मतदान में 16वीं विधानसभा की तुलना में कमी आई है। सबसे अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार बने हैं महबूब आलम, और सबसे कम मत से जीतने वाले उम्मीदवार बने हैं मुरारी शरण, कृष्ण मुरारी शरण। इस बार टोटल जो महिलाएं जीत के आई हैं वो 26 आई हैं, लगभग 10 दशमलव समथिंग इसका परसेंट में अगर देखेंगे तो रहेगा।
प्रोटेम स्पीकर इस बार बने थे जीतन राम मांझी। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि निर्वाचित सदस्य जो चुन कर आए हैं उनको शपथ दिलाना। सबसे अधिक उम्र के भी जो विजेता कैंडिडेट हैं इस बार वो जीतन राम मांझी हैं, हम पार्टी से। विधानसभा में 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, मनिहारी और कोटरवा, और एससी के लिए 38 सीटें रिजर्व हैं। लोकसभा में कुल 40 सीटें हैं, एससी के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं, एसटी के लिए 0 सीटें हैं। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि जो लोकसभा है उसमें एसटी का सीट 0 है, एक भी नहीं है। गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, सासाराम, ये 6 सीटें हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले कि बिहार से कुल कितने सांसद चुन के जाते हैं तो आपका जवाब होगा 56, क्योंकि राज्यसभा के हमारे यहाँ सीटें हैं 16, और 40 और 16 सीटें हो जाती हैं 56। अब हम देख लेते हैं कोरोना संबंधी फैक्ट। कोरोना वायरस जो है बेसिकली आरएनए टाइप वायरस है, ठीक है। वायरस की खोज इवानोस्की ने की थी। पहला जो मामला सामने आया था वो चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर में आया था दिसंबर 2019 में। WHO ने कोविड-19 नाम दिया था 11 फरवरी 2020 को। कोरोना नाम देने के पीछे जो मुख्य रीजन है कि उसकी जो संरचना होती है वो क्राउन जैसी होती है। SARS सार्स, MERS मार्स और कोविड-19, ठीक है। 3 चीज़ को आप याद रखिएगा, तीनों इसी से संबंधित है। सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। WHO ने कोविड-19 को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया 11 मार्च 2020 को। कोविड-19 नाम दिया था 11 फरवरी को। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन होता है, यानी जब लक्षण स्पष्ट होते हैं कितने दिनों में, 2 से 14 दिनों में। इसका बेसिकली फैलाव किसके थ्रू होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। बेसिक लक्षण आप सबको पता है, बुखार, खांसी, स्मेल का चला जाना। इसके बाद इसके जांच के लिए 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो होता है RT-PCR, जिसको गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चैन रिएक्शन होता है। गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट मेडिकल भाषा में उस टेस्ट को बोलते हैं जिसकी की सत्यता की गारंटी 95% से ऊपर होती है। एंटीबॉडी टेस्ट दूसरा टेस्ट होता है जिसको सेरोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये पता लगाता है कि किसी व्यक्ति में पूर्व में कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो एंटीबॉडी डेवलप हुई होगी। WHO जो संस्था चर्चा में रहा है उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस हैं। ICMR जो भारत में चर्चा में जो संस्थान रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसकी स्थापना 1949 में हुई थी। उसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो बलराम भार्गवा हैं। चाइना के बाहर पहला मामला थाईलैंड में देखा गया था और भारत में अगर कोरोना के पहले मामला की बात करें तो केरल राज्य में सामने आया था। भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया 22 मार्च 2020 को। मोदी जी ने 2-4 और काम कराए, वो भी यहीं देख लेते हैं साथ साथ। तो लाइट ऑफ करा दिया 5 अप्रैल को और फ्लावर की वर्षा करा दी 3 मई को। आरोग्य सेतु ऐप सामान्यतः लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी किया गया होगा, लेकिन इसे जारी करने वाली संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसके साथ एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है कि 40 दिनों में 100 मिलियन डाउनलोड होने वाला विश्व का पहला ऐप बना था आरोग्य सेतु। बहुत सारे राज्यों ने अलग अलग ऐप जारी किए थे। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक ने जारी किया था, जन सहायक ऐप हरियाणा ने, एग्जिट ऐप बंगाल ने, क्वारंटाइन ऐप, क्वारंटाइन यहाँ Q से नहीं C से है, IIT बॉम्बे ने जारी किया है। कोविड प्लाज्मा आंध्र प्रदेश, ब्रेक द चैन केरला ने जारी किया है। इसके बाद याद रखिएगा कोरोना काल में सांसद निधि के जो MP लेट फंड्स के 5 करोड़ होते हैं उसे 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है। सांसद और राष्ट्रपति की सैलरी में 30% की कटौती की गई थी। कोरोना की हेल्पलाइन नंबर है 1075। रिलायंस ने पहला हॉस्पिटल खोला था 7 हिल्स हॉस्पिटल पुणे में। पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था UP। पूल पर टेस्टिंग का बेसिक मतलब होता है कि 5-6 लोगों का आपने टेस्ट कर लिया एक साथ लेकर। अगर एक सारे का निगेटिव आया तो अच्छी बात है, अगर एक का भी पॉजिटिव आया तो फिर बाकी लोगों का टेस्ट किया जाता है। कोरोना के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना था पंजाब। हीरो टू एनिमल अवार्ड्स उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा की तरफ दिया गया है। इन्होंने कोरोना काल में पशुओं को जो खाना खिलाने की व्यवस्था थी सबसे अच्छा करने का ये प्राइज दिया गया है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी फॉग एंड फॉग ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे याद कर लेंगे। कोविड-19 के कारण
प्रवासी मजदूरों का कल्याण हेतु गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 50,000 करोड़ इनिशियल कैपिटल के साथ 6 राज्यों के 116 जिलों में बिहार के 32 जिले शामिल हैं। बेसिक इसका क्या था क्राइटेरिया, 25,000 जिस राज्य जिले में प्रवासी आए होंगे उस जिले को शामिल किया गया है। इसमें 6 राज्य हैं, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, यानी कि बीमारू राज्य जिसको आप कहते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। बिहार के खगड़िया जिला के तिल्हारा ग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम देख लेते हैं जो वैक्सीन के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। कोवाक्सिन वैक्सीन भारत बायोटेक ICMR मिलकर डेवलप कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे को इसको प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई है। स्पुतनिक भी रसिया का है। कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। फाइजर कोविड-19। अब हम बिहार की जनगणना संबंधित आंकड़े देख लेते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़। भारत की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 8.6%। देश में स्थान कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? तीसरा। पुरुष और महिला का परसेंटेज देखिए तो 52 और 47 याद रखिएगा। ग्रामीण और शहरी अगर देखिए तो 88.71% और 11.29% शहरी है। हिमाचल प्रदेश के बाद इसका नीचे से दूसरा स्थान है शहरी जनसंख्या, नीचे से दूसरा स्थान। 63वीं BPSC का प्रश्न उठा के देखिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, नीचे से दूसरा, सबसे अंतिम। 10 की वृद्धि दर 25.42%। इधर बगल में भारत के आंकड़े दिए हुए हैं, आप एक सरसरी निगाह से उसे देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर जो है भारत से काफ़ी अधिक रही है, देश में तीसरा स्थान है। जनसंख्या घनत्व 1106 है, वो भी भारत के औसत से काफ़ी अधिक है, 382 है। लिंगानुपात 918 है, देश में 25वां स्थान है, जो कि भारत का लिंगानुपात 943 है। सीसा लिंगानुपात ज़्यादा है नेशनल से, और जो नॉर्मल लिंगानुपात होता है वो कम है। इस फैक्ट को आप यहीं पे याद कर लीजिएगा। साक्षरता दर 61.8% है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी 2001 की तुलना में 2011 में, लेकिन इसके बाद भी हम सबसे निचले पावदान पे थे, जबकि भारत का साक्षरता दर है 73%। पुरुष साक्षरता बिहार में 71%, महिला साक्षरता 51%, यानी तीनों में जो आंकड़ा है वो 10 का अंतर है। औसत 61, पुरुष 71, महिला 51। इसके बाद जन्म दर 32.7 रहा है। मृत्यु दर वर्तमान में 5.8 है। शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 35 है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए, जीवन प्रत्याशा की बात की जाए, तो 61.6 है। जनकीय लाभांश 52.2%। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि वीडियो नहीं रामबाण है, इसमें लगभग हम उतने फैक्ट्स कवर कर लेंगे जो कि आपको 10 से 15 सवाल आपके इससे जरूर आएंगे या एलिमिनेट करने की स्थिति में आप रहेंगे। जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। शेखपुरा नीचे है। ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण, नगरीय जनसंख्या में ऑब्वियस सी बात है पटना ही होगा। शिशु जनसंख्या पूर्वी चंपारण। जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा मधुपेरा। लालू जी का राज है, जनसंख्या वृद्धि तो रहेगा। इन चीज़ों का मजाक में लेंगे, कोई इंटेंशनल नहीं लेंगे। जनसंख्या घनत्व शिवहर 1880। इसके बाद लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे अच्छा लिंगानुपात गोपालगंज का है और सबसे खराब स्थिति मुंगेर की है। जनसंख्या घनत्व में अगर देखें तो सबसे कम कैमूर का है। शिशु लिंगानुपात किशनगंज सबसे अच्छा है, वैशाली की स्थिति सबसे खराब है। साक्षरता की दृष्टि से एकमात्र ऐसा फैक्ट है जो कि आप अगर अंदाज से लगाएंगे तो गलत लगा लेंगे, पटना नहीं, रोहतास नंबर 1 पे है 73.37% से। ओवरऑल साक्षरता में सबसे कम वाला निचला स्थान पर पूर्णिया है। महिला साक्षरता में सबसे निचला स्थान पर सहरसा है। नंबर 1 स्थान पर तीनों में ही महिला, पुरुष और ओवरऑल रोहतास का है। सबसे कम नगरीकृत जिला समस्तीपुर है और सबसे गरीबी के मामले में अगर जिले की बात की जाए तो है शिवहर। राज्य में एससी की जो जनसंख्या परसेंट है वो 15.9 यानी 16% है और एसटी की जो परसेंटेज है 1.3% है। सबसे ज़्यादा एससी गया में रहते हैं और सबसे न्यूनतम एससी की जनसंख्या शिवहर में है। तो ये रहे जनसंख्या से संबंधित त्वरित फैक्ट्स। अब एक प्रश्न वन स्थिति रिपोर्ट से भारत का पूछे या बिहार का पूछे, पूछना लाजमी सी बात है और पूछता भी रहा है। ट्री कवर यानी
पेड़ों का अगर देखें तो उसमें 260 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है, और ओवरऑल वन परसेंटेज में वन कवर में 6.99 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। टोटल फॉरेस्ट कवर है 7,305.99 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 7.76% है। परसेंटेज कई बार मैं आपको याद करा चुका हूँ, फिर याद रखिएगा 7.76%। वेरी डेंस फॉरेस्ट है 333.13, मॉडरेटरी डेंस है 3280.32, और ओपन फॉरेस्ट है 3692.54 स्क्वायर किलोमीटर। बांका में सबसे अधिक वृद्धि हुई है 20.73, और रोहतास में सबसे कम वृद्धि हुई है, यानी कि वृद्धि नहीं, सबसे अधिक कमी हुई है 33.77। कार्बन स्टॉक 55.24 मिलियन टन है, जो कि पूरे भारत के अगर कार्बन स्टॉक की बात करें तो 1% से भी कम 0.78% है। अब यहीं पे हम ब्रीफ में भारत का देख लेते हैं। आपको बस छोटे छोटे फैक्ट्स याद कर लेने हैं इसके बारे में। भारत में जो वन का परसेंटेज है वो भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 21.67%। बस आप इस डेटा को याद कर लीजिएगा, 21.67%। ट्री कवर कितना है, 2.89, और ओवरऑल ट्री और वन दोनों को मिलाकर कितना है, 24.56। बस 3 डेटा, 21.67 केवल वन कवर पूछ ले, ट्री कवर 2.89 और टोटल पूछ ले तो 24.56%। जो वृद्धि हुई है इस बार 2017 की तुलना में वो 0.56% की है, मात्र कितनी है, 0.56% की। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभिलेखित वन क्षेत्र देखा जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा सबसे अधिक है। कम बात की जाए वन क्षेत्र के अभिलेखित की, गोवा, हरियाणा और पंजाब। इसके बाद प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक की बात की जाए वन में, अंडमान निकोबार, सिक्किम और मणिपुर। सबसे कम परसेंटेज की बात की जाए तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी और हरियाणा। सबसे अधिक अगर वृद्धि की बात की जाए कि किस राज्य में हुआ है तो कर्नाटक में हुआ है, और सबसे अधिक कमी हुआ है मणिपुर में। तो अभिलिखित वन की बात होगी। अगर ओवरऑल वन की बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण, तो इसमें भी नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, यूटी की बात करें जम्मू कश्मीर याद रखिएगा कि अब यूटी हो गया। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादरा नगर हवेली एवं दिल्ली। इसके बाद प्रतिशतता में सर्वाधिक वन परसेंटेज की बात की जाए तो 90% कहाँ पे है, लक्षद्वीप में, 85% मिजोरम में। इतने आप फैक्ट्स याद कर लिए तो मुझे लगता है कि आप IFSR से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप करने की स्थिति में रहेंगे। मुझे लगता है कि ये फैक्ट ना, इससे एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है इस बार, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी 65वीं की एक प्रश्न यहाँ से फुल पूछा गया है। MSME की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, तो उस परिवर्तन को समझ लीजिए। सेवा क्षेत्र और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डिफरेंस था उसको नई परिभाषा में समाप्त कर दिया गया है। पहले केवल निवेश का क्राइटेरिया रखा जाता था, अब निवेश और टर्नओवर दोनों का किया गया है शामिल। माइक्रो की लिमिट रखी गई है 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर 5 करोड़। लघु की रखी गई है 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ टर्नओवर। मीडियम की रखी गई है 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ टर्नओवर। कुछ ना याद रखें, याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में जो डिफरेंस है वो 5 टाइम्स का है। 1, 10 और 20 याद कर लीजिए, 5, 50, 100। ठीक है, पुरानी जो ओल्ड जो क्लासिफिकेशन था उस तरीके का था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। फिर 25 लाख में हमेशा याद रखिएगा कि सर्विस में कम रखा जाता था और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा रखी जाती थी थ्रेशोल्ड लिमिट। लेकिन नया वाला याद रखिएगा 1, 10, 20, 5, 50, 100। 15वें वित्त आयोग संबंधित कुछ डेटा देख लीजिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। 1+4 सदस्यीय टीम होती है वित्त आयोग की, जिसका कि वर्णन संविधान का अनुच्छेद 280 में किया गया है। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में किया गया था। वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग की जो 42% की दर थी उसको घटाकर 41% कर दिया गया है कि राज्यों का हिस्सा जो होगा 41%। रीजन क्या है कि जम्मू कश्मीर को जो 0.85 की वृद्धि हुई है
उसी की कटौती की गई है इसमें। पहले इस समिति ने 1 वर्ष का रिपोर्ट दिया है 2021 का, और इसकी जो अनुशंसित अवधि होगी ना, वो 20 से 25 की जगह पे अब इसे 21 से 26 तक कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि वित्त आयोग 15वीं वित्त आयोग की अवधि 2020 से 2025 है, तो ये फैक्ट अब गलत हो जाएगा। इसकी अवधि 2021 से 2026 हो गई है। ठीक है ना। इसके बाद केंद्रीय बजट में कुछ फैक्ट है ना, उसको रिवाइज करा देता हूँ। राजकोषीय घाटा 3.5%। केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है, बता रहा हूँ। इसके बाद राजस्व घाटा 2.7%, प्रभावी राजस्व घाटा 1.8% और प्राथमिक घाटा 0.4%। हमेशा याद रखिएगा, क्रम यही होता है। राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद राजस्व घाटा, इसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। उम्मीद करता हूँ चारों में डिफरेंस आपको पता होगा। नहीं पता होगा, एक बार किताब खोल के जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर हम आय के स्रोत की बात करें कि किस स्रोत से सबसे अधिक आय आता है, तो उधार और देयताएं 20%, जिससे सबसे अधिक आता है। इसके बाद निगम कर 18%, जीएसटी 18%, आयकर 17%। इसके बाद व्यय की बात करें तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा सबसे अधिक होता है 20%। इसके बाद ब्याज अदायगी 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 13%। ठीक है। और भारत सरकार सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस क्षेत्र में देती है, तो खाद्य क्षेत्र में देती है। इस बार जो सबसे अधिक आवंटन किया गया है बजट में, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर 3 प्रमुख विषय की बात की जाए, घटक की बात की जाए इस बजट की, तो आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज। ठीक है। खेलों से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं टेनिस का। इस बार विंबलडन नहीं हुआ था, तो पहला नंबर पूछ दे कि किस ग्रैंड स्लैम को कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया, तो विंबलडन को कर दिया गया है। पुरुष विजेता देख लेते हैं क्रम से। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस। नोवाक जोकोविच सर्बिया, राफेल नडाल स्पेन और डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन तीनों ने किसे पराजित किया है, उसे भी एक बार देख लेंगे। महिला में अगर बात करें तो सोफिया यूएसए, ईगा स्वियातेक पोलैंड और नोआमी ओसाका जापान। इसके बाद जो बैडमिंटन प्रीमियर लीग है वो 2020 उसके विजेता टीम रही थी बेंगलुरु रैपर्स और उप विजेता रही थी नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो 32वां ओलंपिक है टोक्यो में होने वाला, वो 2020 का स्थगित कर दिया गया है कोविड के कारण, और 2021 में होगा। इस बार जो शुभंकर था, यानी मस्कट क्या था, मिराई तोआ। इस बार का जो रणजी मुकाबला हुआ था, उसमें सौराष्ट्र ने किसे हराया था, पश्चिम बंगाल को। अब ना एक बार आईपीएल से संबंधित जितने ही फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को देख लेते हैं। आईपीएल 13 का आयोजन कहाँ किया गया, प्लेस याद रखिएगा, कोविड के कारण इंडिया में ना होकर संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ, यूएई में। मुंबई इंडियंस 5वीं बार विजेता बनी 2013, 15, 17, 19 और 20। उप विजेता थे दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। मैन ऑफ द मैच ट्रेंट बोल्ट को मिला। मुंबई इंडियंस के ऑरेंज कैप लोकेश राहुल को और पर्पल कैप दिया गया केगिसो रवादा को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देवदत्त पडिक्कल को, और बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला जोफ्रा आर्चर को। एक बार नेम देख लीजिएगा इनका। रणजी ट्रॉफी तो मैं बता चुका आपको, किस बार सौराष्ट्र ने जीता है पश्चिम बंगाल को हराकर। आईसीसी महिला T20 की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। विजेता भी ऑस्ट्रेलिया रही, उप विजेता टीम भारत रही। ग्रेग वार्कले को न्यूजीलैंड के जो हैं उनको आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। एक याद कर लीजिएगा कि ड्रेवन ब्रावो जो हैं वो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, क्योंकि इस तरीके का पिछली बार भी एक क्रिकेट से प्रश्न पूछा गया था।
इसके बाद फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होगा। हीरो आई लीग 19-20 विजेता कौन बनी है? मोहन बगान। फार्मूला 1 लुइस हैमिल्टन ने, जो मर्सिडीज के चालक हैं, ने 7वीं बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसके बाद आप एक चीज़ लुसेंट से देख लेंगे कि कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्योंकि एक प्रश्न पहले इससे भी पूछने का ट्रेंड रहा है, तो इस चीज़ को आप एक बार खुद से कवर कर लेंगे। अब चूंकि बौद्ध से संबंधित तो कोई भी फैक्ट है तो बिहार में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बुद्धा स्मृति पार्क पटना में सारनाथ की तर्ज पर तिब्बती अध्ययन केंद्र खुलेगा। बस आप इतना ही फैक्ट इसमें याद कर लीजिएगा। भारत की नई संसद भवन का नींव रखा जा चुका है, प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर को रखा है, तो इसलिए इससे संबंधित जो फैक्ट है ना पुराने, वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो इसके जो पुरानी संसद थी उसकी डिजाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। 6 साल में बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ था। लगभग 83,000 का कॉस्ट आया था और 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने इसकी उद्घाटन की थी। इसकी क्षमता कितनी थी? इसकी क्षमता थी 788, 745 लोकसभा, 245 राज्यसभा। अब न्यू बिल्डिंग को देख लेते हैं। न्यू बिल्डिंग का प्रोजेक्ट किसने लिया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला है। डिजाइनिंग किस कौन सी संस्था कर रही है? तो एससीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 4 फ्लोर होंगे। इसका जो कॉस्ट आएगा वो 771 करोड़ आएगा। टोटल एरिया की बात की जाए तो 64,500 स्क्वायर मीटर है। टाइम कितना लगेगा? अप्रॉक्स 21 मंथ का टाइम रखा गया है, यानी भारत 2022 में नई संसद बनकर तैयार रहेगा। राज्यसभा में 384 स्ट्रेंथ हो जाएगा बैठने का और लोकसभा में 888। सामान्यतः 2-2 लोग बैठेंगे, जो नई व्यवस्था होगी एक साथ, लेकिन जब ज्वाइंट सेशन होगा उसमें 3 लोगों को समायोजित किया जाएगा और ऐसी स्थिति में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। जो इस बार का आकार है वो कौन सा आकार है? तो त्रिभुजाकार है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। पहली संसद हमारी क्या थी? सर्कुलर थी, लेकिन इस बार क्या है? ट्रायंगुलर है। अब जब सब हम देख ही रहे हैं तो नोबेल प्राइज भी देख लेते हैं साथ साथ। चिकित्सा यानी मेडिसिन का अल्टर माइकल राइस, हेपेटाइटिस सी जीवाणु की खोज के लिए। हमने पहले भी आपको बताया है, याद रखने का टेक्निक क्या है। अल्टर और माइकल राइस खाकर हेपेटाइटिस सी की जीवाणु की खोज कर रहे थे। जेनिफर और एमिनुअल दोनों मिलकर जीनोम एडिटिंग पर कार्य किया। जीनोम एडिटिंग और जेनिफर, समझ रहे हैं ना? दोनों मिला लीजिएगा, जेनी और जीनो। इसके बाद भौतिक का रोजर पेनरोज, रेनहॉर्ड गेंजेल और एंड्रिया, इन तीनों को किसके लिए मिला है? तो रोजर पेनरोज को मिला है ब्लैक होल के निर्माण के लिए। यानी कि ब्लैक पेपर पे लिख रहे थे पेन से, ठीक है, और पता कुछ चल नहीं रहा था। ऐसे ही ब्लैक होल में कोई भी चीज़ चल जाता है तो पता चलता नहीं है। इसके बाद आकाशगंगा में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहॉर्ड और एंड्रिया को मिला है। लुइस ग्लुक साहित्य के लिए मिला है, ये आप याद रखेंगे, यूएसए अमेरिका की थी ये। अर्थशास्त्र का मिलोग्राम और विल्सन को मिला है ऑक्सन थ्योरी के लिए, नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए। और शांति का विश्व खाद्य कार्यक्रम किसके लिए भाई? तो कोरोना काल में जो भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है उसके खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए। इसके बाद याद रखिएगा कि फुगाकू जापान का दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर बन गया है, जबकि पहले कौन था जो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर? सबमिट था यूएसए का। भारत का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि है। पहले प्रत्यूष था। प्रत्यूष और मिहिर दोनों कहाँ लगाया गया है? एक पुणे में लगाया गया है और एक नोएडा में मौसम विज्ञान केंद्र में लगाया गया है। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ई कचरा जो उत्पादक राष्ट्र है वह है चीन, द्वितीय स्थान पर अमेरिका, तृतीय पे भारत। इसके बाद प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन की बात की जाए तो उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है? जो जितने भी स्टैंडर्ड मानक होते हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट का हो, उन सब में जो नंबर 1 कंट्री आता है नॉर्वे, वो यहाँ नंबर 1 पे है ई कचरा प्रति व्यक्ति उत्पादन में।
इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला 12वां स्थान बन गया है। इसके बाद भारत की 2 आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है, लोनार झील और सुपर सरोवर आगरा। अब रामसर स्थलों की संख्या 41 हो गई है। आप कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ बताइएगा, बिहार में कोई रामसर साइट है कि नहीं, अगर है तो उसकी संख्या कितनी है। दूसरा आपको बताना है कि रामसर साइट जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था, किस देश में, और किस तिथि को रामसर डे वेटलैंड डे मनाया जाता है। नेपाल की जो सेके भाषा है ना, उसको इंडेंजर्ड लैंग्वेज अलायंस ने विलुप्त होने वाली भाषाओं के रूप में शामिल किया है। सेके को याद रखिएगा, नेपाल से एक प्रश्न पूछता है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ जिसका कमेंट सेक्शन में आप उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है कि भारत का 100% सोलर से चलने वाला एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है विमानपत्तन के द्वारा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है बिहार में। तीसरा प्रश्न है फिल्म सिटी कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा तो हम अगले एपिसोड में जितने भी इंटरनेशनल डेट हैं उनकी थीम, इसके बाद बिहार के जो और भी मिसलेनियस फैक्ट्स हैं उनका कवरेज, इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण तो ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं हम। इसके अलावा और भी जैसे हमने प्राइज में टच नहीं किया है 2-3 प्राइज छोड़कर, तो उन मिसलेनियस प्राइज की लिस्ट आपको, इस सारे चीज़। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो इतिहास से वो प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं मॉडर्न से, खासकर बिहार से अखबार से संबंधित हो गया या फिर संगठन से संबंधित प्रश्न हो गए, जो कि प्रीवियस 20 से 25 सालों में पूछे गए हैं, जिनकी पूछने की संभावना रहती है, उसकी भी एक कैप्सूल में पूरे उसे कवर कर देंगे। तो ये लगभग 45 मिनट का कैप्सूल है। अगर आप इसको अच्छे से ले लेते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो कम से कम 4-5 प्रश्न आपके जरूर इसमें फंस जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे बीपीएससी के रिगार्डिंग भी फ्री कोर्सेज चल रही है, और भी तरह तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। उन फ्री कोर्सेज का आप आनंद लें। एडू निकेतन अनलॉक कोड है EDUNIKETAN, एडू निकेतन। आप इसका यूज कीजिए। आपको सारे जो फ्री कोर्सेज हैं वो अनलॉक करना पड़ रहा है, पहले खुद से चलने लगते थे, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इसको 2 दिन में 10,000 20,000 अगर इसकी व्यूअरशिप चली गई, मैं इसमें ऐड हटा दूंगा, आप आराम से देखिए इसको, बीच में ऐड नहीं चलेगा, इसमें केवल आरंभिक और एंड वाला ऐड चलेगा, ताकि आपको बीच में कोई देखने में कोई समस्या ना हो। लेकिन याद रखिए, मित्रों के साथ खूब शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरीके के लाभदायक वीडियो अधिक से अधिक बना सकें। धन्यवाद।